अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना ब्रिटिश लिटरेचर स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड्स लिटरेचर की बुक से। और इसमें जो ब्रिटिश लिटरेचर के जो राइटर हैं वो 193 हैं। तो इंशाल्लाह हम इन सबको स्टडी करेंगे। और हमारे जो फर्स्ट राइटर हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं वो हैं जेफरी चॉर्सर। तो इनको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। जेफरी चॉर्सर ही वॉज बोर्न बिटवीन 3040 टू 3045 प्रोबेबली इन लंडन। जेफरी चॉर्सर के बारे में हम ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये 1340 में पैदा हुए थे या 1345, क्योंकि इनकी एग्जैक्ट बर्थ ईयर तो नहीं बताई गई, लेकिन इनकी जो एग्जैक्ट डेट ऑफ डेथ थी, इनका मतलब डेथ ईयर जो था वो है 1400, और ये लंदन में पैदा हुए थे। हिज फादर वॉज अ प्रॉस्पेरस वाइन मर्चेंट। इनके जो वालिद थे वो एक ताजिर थे शराब के। इन 3057 ही वॉज अ पेज इन द हाउस होल्ड ऑफ एलिजाबेथ डिब्रॉ काउंटेस ऑफ अलेस्टर, वाइफ ऑफ प्रिंस लाइनल। जो एलिजाबेथ जो थी अलेस्टर की काउंटेस थी। काउंटेस मतलब एक ऐसी औरत जिसने एक नोबल मैन, एक किंग के साथ शादी की होती है, ठीक है। और अलेस्टर जो है वो आयरलैंड के नॉर्थ में एक जो रीजन है उसको कहा जाता है, ठीक है। तो इनकी मतलब 3057 1357 में जेफरी चॉर्सर जो थे वो इनकी मतलब एक हाउस होल्ड कहते हैं कि एक सरबरा, एक मेंबर या घर की एक मतलब एक जिम्मेदार जो शख्स होता है उसकी हैसियत से इनके साथ रहते थे। ही वॉज कैप्चर्ड बाय द फ्रेंच ड्यूरिंग द ब्रिटनी एक्सपीडिशन ऑफ 3059 बट वॉज रैंसम बाय द किंग। ब्रिटनी एक्सपीडिशन जो थी वो हुई थी 3059 में। तो इन ब्रिटनी एक्सपीडिशन में क्या हुआ था कि फ्रेंच जो था, फ्रांस और इंग्लैंड के जो दरमियान जो ताल्लुकात थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। उनके दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़ा था। 100 ईयर वॉर हुई थी, 100 साल जंग हुई थी। उसके दौरान मिलिट्री जो होती है, आर्मी की एक कैंपेन हुई थी जिसमें जेफरी चॉर्सर ने भी हिस्सा लिया था। और इसी के दौरान ही फ्रांसीसियों ने इनको जो है कब्जे में ले लिया था। लेकिन बाद में एडवर्ड जो 3 थे, इनके टाइम पीरियड में हुई थी ब्रिटनी एक्सपीडिशन, तो उन्होंने इनको रिहा करवा लिया था एक हैंडसम अमाउंट देकर, मतलब बहुत अच्छी सी कीमत देकर। एडवर्ड 3 लेटर सेंट हिम टू फ्रांस ऑन अ डिप्लोमेटिक मिशन। फिर उसके बाद एडवर्ड 3 ने इनको दोबारा फ्रांस में भेजा एक डिप्लोमेटिक मिशन में। डिप्लोमेटिक मिशन क्या होता है कि एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ जो ताल्लुकात होते हैं, उनकी कल्चर्स पे, उनकी ट्रेडिशंस पे, रस्म रवाज, रवायात, या उनके लोगों के जो होते हैं इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो उनके बारे में एक मुल्क का दूसरे मुल्क के दरमियान जो ताल्लुकात बताते हैं या उनके ऊपर जो बातचीत होती है, तो उसको कहते हैं डिप्लोमेटिक मिशन। या फिर मतलब ये डिप्लोमेटिक मिशन काफ़ी तरह के होते हैं, लेकिन ये दो मुल्कों के दरमियान होते हैं। तो इस दौरान भी मतलब ये फ्रांस दोबारा गई थी। ही ऑल्सो ट्रैवल टू जेनुआ एंड फ्लोरेंस। तो इन्होंने जेनुआ और फ्लोरेंस जो है ये इटली में वाक़ है, तो वहाँ भी इन्होंने सफ़र किया था। और उस दौरान ये कुछ जो राइटर्स थे उनसे भी मिले थे, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी। अराउंड 3066 चॉर्सर मैरिड फिलिपा रॉयट, अ लेडी इन वेटिंग इन द क्वीन्स हाउस होल्ड। फिलिपा रॉयट जो थी वो क्वीन की मतलब एक जो होती है पर्सनल जो साथी जो होती है, उसकी हैसियत से वो थी, क्वीन के साथ रहती थी, मतलब उनकी घर की सरबराह थी। मतलब जो क्वीन की जो डेली रूटीन्स क्या हैं, उन्होंने कौन सी या इवेंट्स अटेंड करने हैं, उनकी सेरेमनीज़ जो होती थी, उन सब के बारे में वो क्वीन को बताती हैं। उनकी बहुत बड़ी सपोर्टर होती हैं। तो उस हैसियत से जो फिलिपा रॉयट थी वो क्वीन के साथ रहती थी। तो उनकी जो है 1366 में जेफरी चॉर्सर ने फिलिपा रॉयट से शादी की। Philippa's sister Catherine Swynford later became the third wife of John of Gaunt, King's fourth son and Chaucer's patron. फिलिपा की जो एक बहन थी कैथरीन स्विनफोर्ड, उनकी बाद में शादी हो गई थी किंग के चौथे जो बेटे थे उनके साथ। और वो मतलब पैट्रन जो थे, मतलब जो चौसर के जो होते हैं घर के अफराद या फिर उनके आबाओ अजदाद से मुतल्लिक जो भी उनके मतलब ख़ानदान के जो लोग होते हैं उनकी हैसियत से थे। तो उनकी जो थी तीसरी वाइफ के तौर पर उन्होंने उनसे शादी की थी, मतलब फिलिपा की जो सिस्टर थी। 3074 Chaucer was appointed comptroller of the lucrative London customs. 3074 1376 में चौसर जो थे वो कंट्रोलर बने थे लुक्रेटिव लंदन कस्टम, यानी जो होती है ना बंदरगाहें, वहाँ पर जो सामान जो होता है वो इंपोर्ट होता है, तो उससे जो मुनाफा वगैरह होता है और जो जो भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो उसकी हैसियत से भी जेफरी चौसर ने वहाँ पे हिस्सा लिया था। मतलब वो उस रॉयल जो मतलब जो फैमिलीज़ होती हैं, मतलब कि वो किंग वगैरह होते हैं, इनका जो मतलब इनके जो काम होते हैं, यानी बंदरगाह पे टैक्सेस वगैरह के भी काम होते हैं, जो चीज़ें आती हैं उनके ऊपर टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं, या इस तरह की मतलब जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, ये काफ़ी सारी सारी होती हैं। तो इनकी टाइप्स तो यहाँ पर नहीं बताई गई, मतलब जो काम होता है उसमें भी जेफरी चॉर्सर ने जो है उस हैसियत से भी काम किया था, ठीक है, कंट्रोलर के तौर पर। इन 3086 ही वॉज इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर कैंट एंड ऑल्सो सर्व एज अ जस्टिस ऑफ पीस। यानी कैंट जो है वो एक जगह है यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड के अंदर, जो मतलब वाक़या है एक साउथ ईस्टर्न में वाक़या एक जगह है, उसको कैंट कहा जाता है। तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है और वहाँ भी जो जेफरी चॉर्सर हैं वो अपॉइंट हुए थे, इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इन्होंने जस्टिस मतलब अमनो ईमान जो है, अमन और सुकून के लिए वहाँ पर इंसाफ के लिए काम किया था पार्लियामेंट में भी। इन 3089 ही वॉज मेड अ क्लर्क ऑफ द किंग्स वर्क्स ओवरसीइंग लॉयल बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। तो मतलब इन्होंने 3 जो किंग्स थे उनके अंडर काम किया था। तो इन्होंने बहुत सारे कामों में हिस्सा लिया है, मतलब मिलिट्री में भी किया है, लिटरेरी वर्क्स भी करते थे। उसके बाद इन्होंने लंदन कस्टम्स के तौर पर भी काम किया और फिर पार्लियामेंट में भी काम किया। और फिर इसके बाद इन्होंने फाइनली यहाँ बिल्डिंग के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते थे इसके दौरान भी काम किया। किंग का वर्क जो शहजादे थे या बादशाह थे उनके वर्क में भी काम किया, उनका वर्क भी किया, और जो कि रॉयल फैमिली के वर्क होते हैं, तो क्लर्क के तौर पर।
He held a number of royal posts, serving both Edward III and his successor Richard II. Chaucer lived during Edward III 3027 to 3077, Richard II 3077 to 3099 and Henry IV 3099 to 1430। यानी चौसर ने तीन जो किंग थे उनके अंडर में काम किया। पहले तो थे एडवर्ड III जिनका टाइम पीरियड था 1327 से 1377 तक का। उसके बाद रिचर्ड II आ गए, 1377 में इनका स्टार्ट हुआ और 1399 तक इनका जो टाइम पीरियड था। उसके बाद 1399 हेनरी IV जो थे इनका स्टार्ट हुआ और 1413 में इनका ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने तीन किंग्स के अंडर काम किया था। ही वॉज द फर्स्ट पोइट टू बी बरीड इन वेस्टमिनिस्टर अबे, नाउ नाउन एज द पोइट्स कॉर्नर। वेस्टमिनिस्टर अबे जो थे वहाँ इनको दफन किया गया। ये सबसे पहले राइटर थे और इसको पोइट्स कॉर्नर के तौर पर आज के दौर में जाना जाता है। तो वेस्टमिनिस्टर अबे जो है वो कौन सी जगह है? वेस्टमिनिस्टर अबे इज़ अ लार्ज हिस्टोरिक चर्च इन वेस्टमिनिस्टर लंदन इंग्लैंड। मतलब ये इंग्लैंड के अंदर एक तारीखी बहुत बड़ा चर्च था, ईसाइयों का जो चर्च होता है वो था। ठीक है, और ये वेस्टमिनिस्टर में था तो इसको वेस्टमिनिस्टर अबे कहा जाता है। तो यहाँ क्या होता था, ये बहुत ही मतलब बड़ा मशहूर और आइकॉनिक चर्च था दुनिया का। तो इसको अबे के तौर पर रेफ़र किया जाता है। मतलब एक ख़ास किस्म का चर्च जहाँ पर जो थे किंग जो थे जो होती हैं ना मॉन्क्स और नन्स यानी कि ईसाई जो पादरी वगैरह होते हैं, जो औरतें होती हैं इनकी, वो दफन थे। मतलब चर्च के जो बड़े-बड़े जो होते हैं आलिम वगैरह, वो वहाँ पर दफन थे। तो उसके बाद फिर इन्होंने मतलब जो है राइटर्स जो पोइट होते हैं ये भी वहाँ पर दफन हुए। तो ये बहुत बड़ा चर्च था और बहुत फेमस है अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो। आई थिंक ये 13th सेंचुरी के दौरान जो है फाउंड हुआ था। तो इसको एक सिंबल माना जाता है ब्रिटिश की हिस्ट्री और कल्चर का। ठीक है, अर्नोल्ड कॉल्ड हिम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अर्नोल्ड ने जेफरी चौसर को इंग्लिश पोइट्री का बाप माना। इन द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, जेफरी चौसर की एक लिखी गई थी बुक या कहानी लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। उसमें 9 लेजेंड्स पाई जाती हैं। तो वो कौन सी हैं? क्लियोपेत्रा, थिस्बी, डीडो, हेपिस्पल, मीडिया, लुक्रीस, एरिएडने, फिलोमिला, फिलेस, हाइपरनेस्ट्रा। ठीक है, ये 9 थी। ड्राइडन रीरोट कैंटरबरी टेल्स इन मॉडर्न इंग्लिश। मतलब जो कैंटरबरी टेल्स थी वो ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई थी। ओल्ड इंग्लिश में मतलब आज की इंग्लिश और पिछले दौर की जो इंग्लिश हम देखते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। बहुत से नए नए जो वर्ड थे वो आज फाउंड किए गए। ठीक है, तो ड्राइडन ने इसको दोबारा लिखा था कैंटरबरी टेल्स को, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में। ही वॉज द फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड। जेफरी चौसर की जो लिखावट मतलब इनकी लिखने का स्टाइल जो भी इन्होंने लिखा वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ है और इनके जैसा मतलब राइटर किसी को नहीं माना जाता। तो इस वजह से इनको नेशनल पोइट भी माना जाता है। पहला नेशनल पोइट, कौमी शायर। ड्राइडन सेड अबाउट हिम, हियर इज अ गोड्स प्लेंटी एंड अ रफ डायमंड एंड मस्ट बी फर्स्ट बी पॉलिश्ड, इरा ही शाइन्स। गोड्स प्लेंटी, गोड्स प्लेंटी क्या कहते, किसको कहते हैं कि खुदा की फरावानी या खुदा ने जो चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा कसरत से दी हो। तो जो है ड्राइडन उन्होंने कहा है कि हेयर इज़ अ गोड्स प्लेंटी, कि हमारे पास जो है खुदा की फरावानी है। अ रफ डायमंड, अ रफ डायमंड ये क्या है? अच्छा, गोड्स प्लेंटी जो है वो एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, मतलब एक इडियम है, उसके एक्सप्रेशन के तौर पर लिखा गया। ठीक है, गोड्स प्लेंटी। तो इट इज़ ऑफन यूज टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग्स और गुड थिंग्स इन वंस लाइफ। कि किसी की ज़िंदगी में मतलब एक नेमत के तौर पर जेफरी चौसर को माना जाता है हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, और रफ डायमंड जो है वो एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है कि समवन हु नीड्स गाइडेंस, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस टू ब्रिंग आउट देयर बेस्ट क्वालिटीज़। कि मतलब एक ऐसा इंसान जिसको मतलब ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तजर्बे की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी जो बेहतरीन क्वालिटीज़ हैं, काबिलियत हैं, उनको दुनिया में दिखा सके। तो इसका रफ डायमंड मस्ट बी पॉलिश्ड, मस्ट फर्स्ट बी पॉलिश्ड, इरा ही शाइन्स। तो इनका ये मतलब था ड्राइडन का। बकैसियो एक्सरसाइज्ड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन चौसर। मतलब बकैसियो जो थे इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था चौसर को बहुत ज़्यादा। जो चौसर जो है इन पर इनसे इन्फ्लुएंस हुए थे। ऑन अ डिप्लोमेटिक मिशन ही वाज सेंट टू इटली वेयर ही मेट पेट्रार्क एंड बकैसियो। मतलब मैंने आपको पीछे बताया था ना कि इटली में ये इन्होंने ट्रैवल किया था और 2 फेमस राइटर से मिले थे और उनसे ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे। तो वो यहीं थे, पेट्रार्क और बकैसियो। ही मेक्स अ क्लियर रेफरेंस ऑफ पेट्रार्क इन हिज क्लर्क्स टेल। जेफरी चौसर ने अपनी क्लर्क्स टेल लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया कि क्लर्क जो था उसने जो स्टोरी सुनाई थी तो उन्होंने पेट्रार्क को मतलब टाइटल दिया था नेम स्टोरी का, और उसमें उन्होंने ग्रिजेल्डा की स्टोरी बताई थी। और जो पेट्रार्क का मतलब हवाला इस तरह से कि क्लर्क जो था उसकी टेल थी कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ करता था, किताबों से उसको बहुत ज़्यादा शौक था, लगाव था। तो इस तरह से उन्होंने पेट्रार्क का एक रेफरेंस दिया था अपनी बुक में स्टोरी के तौर पर। तो वो ये इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नावल, जी के चेस्टरटन। इन्होंने कहा है कि ये इंग्लिश पोइट्री के ना सिर्फ ये मतलब फादर हैं बल्कि ग्रैंड फादर हैं इंग्लिश नावल के। आगे की कुछ लाइन मैंने काटी हैं क्योंकि वहाँ पर राइटर्स का हवाला नहीं दिया गया, लेकिन मैं फिर भी इनको पढ़ूंगी। ठीक है, ही इज़ कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ सॉन्ग एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनासा। मॉर्निंग स्टार कहते हैं मतलब उभरता हुआ सितारा थे सॉन्ग का, और रेनासांस का, रेनासांस निशात सानिया जो है मतलब जो क्वीन एलिजाबेथ जो थी इनका टाइम पीरियड था। तो उस दौरान बहुत ज़्यादा राइटर थे, तो उनमें जो राइटर पे इन्फ्लुएंस जिन जो राइटर को जो था मतलब उनके ऊपर जो गहरा जो तासुर जो था वो जेफरी चौसर का था। मतलब सबसे पहले राइटर यही थे उसमें फेमस। अर्नोल्ड सेज अबाउट हिम, चौसर लेक्स नॉट ओनली द एक्सेंट ऑफ दांते बट ऑल्सो द हाई सीरियसनेस।
मतलब अर्नोल्ड ने चौसर के बारे में कहा है कि इनका जो मतलब राइटिंग स्टाइल था, लिटरेरी जो फ़ॉर्म थी, लिखने का जो तरीका वगैरह था, लैंग्वेज वगैरह, वो दांते से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। और इनकी हाई सीरियसनेस भी, मतलब ये बहुत ज़्यादा फ़नी अंदाज़ में इन्होंने, अगर आप कैंटरबरी टेल्स पढ़ते हैं तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मज़ाहिया तरीके से उसमें जो है जो भी उस सेंचुरी के जो थे क्लर्जी जो थे, और जो भी थे चर्च के पादरी वगैरह जो थे, जो अपर क्लास के लोग थे, उनका तंज़ या मज़ाक वगैरह जिस तरह से उड़ाया है, तो उनके अंदर सीरियसनेस की कमी है, यानी वो इतने संजीदा मिजाज नहीं थे। तो वो दांते से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ही इज़ द फर्स्ट वन टू यूज़ ऑक्टिवा रिमा इन द बुक ऑफ डचेस। ऑक्टिवा रिमा इज़ द 8 सिलेबल लाइन इन कपलेट राइमिंग। 8 सिलेबल लाइन यानी कि इसमें 8 सिलेबल होते हैं, और राइमिंग कपलेट होती है। राइमिंग कपलेट मतलब आखिरी जो वर्ड होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे वो एक सॉन्ग की तरह राइम बनाते हैं, राइमिंग स्कीम होती है, ठीक है? मतलब वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी जैसे बोल्ड, होल्ड, कोल्ड, इस तरह से आपस में राइमिंग स्कीम बनती होती है, ठीक है? तो ये पहले थे जिन्होंने ऑक्टिवा रिमा यूज़ की थी, और किसमें यूज़ की थी? द बुक ऑफ द डचेस इन्होंने जो लिखी थी। He first used heroic couplet in The Legend of Good Woman. Heroic couplet is 10 syllabic line rhyming in couplets decasyllabic couplet. यानी ये इन्होंने heroic couplet भी पहली दफ़ा, ये मतलब पहले राइटर थे जिन्होंने यूज़ की थी द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन अपनी जो स्टोरी है उनके दौरान। और heroic couplet होती है उसमें 10 सिलेबल होते हैं, ठीक है? ही फर्स्ट यूज़ राइम रॉयल, और इन्होंने राइम रॉयल भी पहली बार यूज़ की थी ट्रॉयलस और कर्सीडा में। राइम रॉयल इज़ 10 सिलेबल लाइन अरेंज इन 7 लाइन स्टैंजा ए बी बी सी सी। मतलब ये एक तरतीब होती है लिखने की, राइटिंग स्टाइल होता है, ठीक है? शेक्सपियरियन जो स्टाइल है, उसके अलावा स्पेंसर का स्टाइल भी अलग है। तो ये सब की एक खास सीक्वेंस होती है। तो इन्होंने राइम रॉयल जो थी वो ए बी बी सी सी के तरतीब से लिखी थी, ठीक है? चॉर्सस ट्रॉयलस एंड कर्सीडा इज कॉल्ड नॉवल इन वर्स, यानी ये वर्स की फॉर्म में था। ट्रॉयलस और कर्सीडा का जो नॉवल है वो वर्स की फॉर्म में था, ये फ्रॉज फॉर्म में था। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है अगर ये इंग्लिश नॉवल में ट्रॉयलस और कर्सीडा लिखते ना तो ये फादर कहलाए जाते इंग्लिश नॉवल के पहले, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया था। इन द हाउस ऑफ फेम, चौसर रिजेंबल्स क्लोजेस्ट टू डांटेज डिवाइन कॉमेडी। जेफरी चौसर ने मतलब बहुत सारे वर्क लिखे थे। इनके वर्क जो थे वो फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड और जो इंग्लिश पीरियड है, 3 अलग-अलग पीरियड में इन्होंने बुक्स लिखी थी। तो इनकी जो हाउस ऑफ फेम थी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो दांते की जो डिवाइन कॉमेडी थी उससे मिलती-जुलती थी, करीब-करीब। डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने इनके बारे में कहा है, कॉल्ड द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स एज़ अ प्रोलॉग टू मॉडर्न फिक्शन बिकॉज़ ऑफ इट्स रियलिज़्म, कि वो एक मॉडर्न फिक्शन लगता है क्योंकि अपनी हकीकत की वजह से, क्योंकि उन्होंने हकीकी खाका खींचा था उस टाइम पीरियड में जब वो रहते थे, कि वहाँ के उस टाइम अगर हम इनकी कैंटरबरी टेल पढ़ें तो हमें यही लगता, हमें पता चलता है कि जो जेफरी चौसर के टाइम पीरियड के लोग किस तरह से थे। हमें ये मतलब एक बुक पढ़ने से ही पता चल जाता है। तो ये एक हकीकत पे बनी एक स्टोरी थी, जिसको उन्होंने मतलब फ़र्ज़ी कहानी के तौर पे तो लिखा था, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा हकीकत थी। द जनरल प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स कंटेन 858 लाइन्स। 858 इनकी जो लाइनें थी कैंटरबरी टेल्स की, ठीक है? The general plan of Canterbury Tales is taken from Boccaccio's Decameron. In Canterbury Tales, the pilgrims could be seen going to Thomas Becket. In the month of April, he gave pen picture of 21 pilgrims in this work. Canterbury Tales जो थी वो मतलब किस से इन्फ्लुएंस होकर, Boccaccio से जो है इन्फ्लुएंस होकर, डेकामेरॉन उनकी जो थी बुक, उनसे मुतासिर होकर इन्होंने लिखी थी। और इसमें हम देख सकते हैं कि इसका स्टार्ट इस तरह से होता है, अप्रैल के महीने में जो लोग हैं वो थॉमस बेकेट जो है जगह, उनकी ईसाइयों की एक मुकद्दस जो जगह है वहाँ जाते हैं, और वहाँ जाकर वो उनको ये होता है कि उनके गुनाह जो हैं वो धुल जाएंगे। जिस तरह मुसलमान जो होते हैं वो खाना काबा जाते हैं उम्रा करने के लिए और हज वगैरह करने के लिए और अपने गुनाहों को धोने के लिए, इसी तरह ईसाई जो है वो भी इस जगह जाते थे, और हिंदू जो है वो उनके अपने अलग तरीके होते हैं। तो इस तरह हर मज़हब की अपनी अपनी जो अकायद होते हैं उनकी बुनियाद पर वो उनके गुनाहों को वो धोते हैं। तो उसी तरह जो ये ईसाई हैं, इनके बारे में है कि ये थॉमस बेकेट जो है जगह उधर जाते हैं ताकि उनके गुनाहों से वो पाक हो सकें। और इन्होंने 21 पिलग्रिम्स जो थे, जो मतलब लोग जो है उधर गए, थॉमस बेकेट जो जगह है, तो वो 21 लोग थे, ठीक है? उनकी एक खाका दिया था उन्होंने, पेन पिक्चर। Had Chaucer written in prose, it is possible his Troilus and Cressida and not Richardson's Pamela would be celebrated as first English novel by S.T. Neil. मतलब इनका कहना है कि जो रिचर्डसन की पैमिला थी उसको माना जाता है कि वो इंग्लिश नॉवल थी, पहली इंग्लिश नॉवल के तौर पर उनको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अगर चॉर्सर जो है वो फ्रॉज की बजाय इंग्लिश नॉवल में ट्रॉयलस और कसीडा लिखते तो ट्रॉयलस और कसीडा को फर्स्ट इंग्लिश नॉवल माना जाता है, ठीक है? एडमंड स्पेंसर इन हिज फेरी क्वीन कार्ड चॉसर वेल ऑफ इंग्लिश एंड डेफर्ड, कि मतलब जो एडमंड स्पेंसर जो है उन्होंने कहा है अपनी फेरी क्वीन के अंदर कि चॉर्सर जो है उन्होंने इंग्लिश नॉवल जो है इंग्लिश को प्योर लैंग्वेज में लिखा है। मतलब उन्होंने जब अपनी उनकी इंग्लिश जो है एक मदर टंग थी उनकी, लेकिन वो वर्ड्स की फॉर्म में थी, कलेक्शन था एक वर्ड्स का, तो उन्होंने उसको एक लैंग्वेज बनाया। तो लैंग्वेज उनका बनाना और उसको एक अच्छे लैंग्वेज बनाना कि वो अब ग्लोबल लैंग्वेज बन गई इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये एक बहुत ही मुतासर कर अमल था। तो इसके बाद काफ़ी सारे लोगों को कैंटरबरी टेल्स के ऊपर मतलब बहस भी की। मतलब एक अच्छी जब चीज़ आप देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो उसको मुतासिर भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उससे ज़्यादा भी फील करते हैं। तो कुछ अपना पॉजिटिव पॉइंट देते हैं, तो बहुत सारे लोग उस पे नेगेटिव पॉइंट्स भी देते हैं। तो इसी तरह कैंटरबरी टेल्स के बारे में जो है नेविल कोगिल इन्होंने इंटरप्टेड की थी 20वीं सेंचुरी में कैंटरबरी टेल्स पे, ठीक है? अल्बर्ट कॉय चॉर्सर द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स एंड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसांस। तो ये अल्बर्ट थे जिन्होंने जेफरी चॉर्सर को ग्रेट मॉडर्न का पहले जो राइटर है माना जाता है। मतलब इनकी वजह से ही मतलब बहुत सारे जो राइटर हैं इन्फ्लुएंस होकर अपना वर्क लिखा था, ठीक है? मॉडर्न टाइम पीरियड में। तो इनको रेनेसांस का भी मॉर्निंग स्टार समझा जाता है, मतलब ये उस टाइम के भी फेमस राइटर थे।
ड्राइडन कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, तो ये पीछे वाली लाइन रिपीट हुई है। चौसर फाउंड हिज नेटिव टंग अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज बाय लुइस। तो ये मैंने आपको जो बात की कि जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो एक वर्ड्स का कलेक्शन था, डायलेक्ट की फॉर्म में था, लेकिन चौसर ने जब इस लैंग्वेज पे एक वर्क किया तो उन्होंने इस लैंग्वेज को एक बिल्कुल बाकायदा एक ज़बान बना दिया कि वो ऐसी ज़बान कि वो आज एक ग्लोबल लैंग्वेज बनी हुई है कि मतलब इसको इतना ज़्यादा इस पर जो है लोग इसको सीखते हैं, इसको पढ़ते हैं और ये पूरी दुनिया में बोली जाने वाली ज़बान बन चुकी है। तो ये उनकी मदर टंग थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने इसको ग्लोबल लैंग्वेज बना दिया। चौसर इज़ द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, तो ये भी लाइन रिपीट हुई है। इफ चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ही इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवल बाय जी के चेस्टरटन, ये भी जो राइटिंग लाइन है वो रिपीट हुई है। हियर इज़ अ गोल्ड प्लेंटी बाय ड्राइडन, ये भी लाइन पीछे रिपीट हुई है। ऑक्लीव रॉट अ फेमस पोइम द रेजिमेंट ऑफ प्रिंस ऑन द डेथ ऑफ चौसर। थॉमस ऑक्लीव जो थे, आई थिंक इनका नाम थॉमस ऑक्लीव या ऑक्लीव इनके बारे में कहा जाता है, तो इन्होंने भी एक चौसर की डेथ पर एक पोइम लिखी थी, द रेजिमेंट ऑफ प्रिंस, फेमस पोइम। चौसर एंड लैंगलैंड डेड इन द सेम ईयर 1400। लैंगलैंड जो थे, विलियम लैंगलैंड और जेफरी चौसर, ये इनकी डेथ ईयर सेम सेम थे, 1400। चौसर हैज़ क्रिटिसाइज्ड बाय प्रेजेंटिंग अबाउट कोर्स एंड कल्टिवेटेड क्लासेस एंड निगलेक्ट द सफरिंग ऑफ द पुअर, कि मतलब जेफरी चौसर को क्रिटिसाइज्ड, इन पर तनकीद की गई थी कि इन्होंने रॉयल फैमिली जो होती हैं, अपर क्लास होती हैं, जो एलीट क्लास होती हैं, उनके ऊपर लिखा, क्लर्जी मैन पर तनकीद की, कोर्ट के ऊपर तनकीद की, अपने उनके अंदर कैंटरबरी टेल में मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने गरीबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, बिल्कुल भी ना उनका मजाक उड़ाया, ना उनके बारे में अच्छा लिखा ना बुरा लिखा, इनके मुतालिक मतलब बहुत ज़्यादा इनको तनकीद की गई। ऑल्दो इन कैंटरबरी टेल्स 120 स्टोरीज वर प्लान्ड बट ओनली 24 वर कंप्लीटेड, यानी इन्होंने सोचा था कि ये 120 स्टोरी लिखेंगे, लेकिन जो है वो प्लान जो है ना मुकम्मल रहा, क्योंकि 24 लिखी गई, 120 इन्होंने लिखनी थी। चौसर इंट्रोड्यूस फेलिसिटी इन इंग्लिश, मतलब चौसर ने इंग्लिश लैंग्वेज में एक खुशगवारी जो है उसको मुतारिफ करवाया। लॉन्गेस्ट टेल ऑफ कैंटरबरी टेल्स इन नाइट्स टेल, जो सबसे बड़ी जो इनकी टेल थी कैंटरबरी टेल में, वो नाइट्स की टेल थी, एक जंगजू की कहानी, और ये पहली टेल थी इनकी। चौसर हैज़ बीन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ प्लेजरिस्ट, के चौसर को जो है दूसरे लोगों की तहरीर या काम अपने नाम करवाना, इनके बारे में ये कहा जाता है कि चौसर वॉज नॉट इन एनी सेंस अ पोइट ऑफ द पीपल बाय हुडसन, कि हुडसन ने कहा कि किसी भी सेंस से लोगों की सिर्फ शायरी नहीं लगती थी, मतलब जितना अच्छा इन्होंने काम किया था कैंटरबरी टेल्स में और बाकी सब वर्क में, तो ये बहुत ज़्यादा इनसे इन्फ्लुएंस थी मॉडर्न टाइम पीरियड के जो राइटर, इनके बाद के आने वाले राइटर्स थे, और इनको नेशनल पोइट भी माना जाता है इंग्लैंड का, तो इस वजह से कोई आम राइटर नहीं थे। द वर्क्स ऑफ हिज लाइफ कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पीरियड्स, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड एंड इंग्लिश पीरियड, तो इनके जो वर्क हैं उनको 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। और ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपको अगर कहीं से समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।